गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, कहानी गलता लोहा का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे का हम पढ़ेंगे आज। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंसीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। यानी बंसीधर जो थे वो इस बात से चिंतित थे कि किस तरह से मोहन की पढ़ाई हो सकेगी। तो उसी समय उनके गांव का एक युवक जो लखनऊ में रहता था वहां आया गांव में। तो उन्होंने उस बंसीधर से कहा कि वो मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें, जहां उसकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सकेगी। बंसीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भरती, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंसीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। अर्थात मोहन जो था वो लखनऊ चला तो गया, लेकिन वहाँ पे जो उसको रमेश लेके गया था उसने अपने घरेलू नौकर की तरह उसको रखना शुरू किया। वो केवल उसके घर के ही काम नहीं करता था, मोहल्ले के और लोग भी उससे अपना काम करवाते थे। एक छोटे स्कूल में उसका नाम लिखा दिया, जहाँ पर वो उसकी पढ़ाई जो थी वो बस नाम मात्र को किसी तरह से चल रही थी। वो बच्चा जो था जो गांव में की खुली हवा में सांस लेता था और उसका जो विकास था वो स्वाभाविक रूप से हो रहा था। लेकिन नए माहौल में जाकर उसकी बुद्धि जो थी वो उतना विकसित नहीं हो पाई और वो नए परिवेश में कुछ खास नहीं कर पाया, या कहें तो उसको करने का अवसर नहीं मिल पाया। और घर वालों को वो अपनी ये स्थिति बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि उसके पिता इससे अधिक और कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए उसने उनको कभी भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का ये समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। बंसीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। अर्थात उधर ये स्थिति थी मोहन की, और दूसरी तरफ बंसीधर जो थे वो उसके लिए यही सपना देख रहे थे। उन्हें ये विश्वास था कि मोहन जो है वो बड़ा अफसर बनेगा एक दिन। लेकिन जब उनको इस बात का ज्ञान हुआ, उन्हें पता चला, तो उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ और वो लोगों को ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाए कि मोहन कुछ नहीं बन पाया। उनका जो स्वप्न था वो टूट गया।
धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर बंसीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंच से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंच पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को साथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ता था तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सणसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोंकते पीकते सुगढ़ गोले का रूप दे डाला। मोहन का ये हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। शंकित यानी शंका की दृष्टि से, संदेह की दृष्टि से इधर उधर देखने लगा कि कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि मोहन जो था वो ब्राह्मण था और जहाँ ब्राह्मण लोग जो थे वो उसके शिल्पकार के मोहल्ले में आते थे, यानी जो वो लोहार था तो उसके मोहल्ले में आते थे, तो उनको बैठने के लिए कहा भी नहीं जाता था। बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध था। और उसको आश्चर्य इस बात से हो रहा था कि वही ब्राह्मण मोहन जो है वो ना सिर्फ उसकी दुकान पर बैठा है बल्कि उसके काम में भी, जब उससे जो काम नहीं हो पा रहा था मोहन ने बड़ी ही कुशलता से उसको कर डाला था, क्योंकि वो तकनीकी स्कूल में इस तरह के कामों का प्रशिक्षण ले चुका था। तो उसको धनराम को इस बात से बहुत अधिक आश्चर्य हो रहा था कि मोहन जो है वो मेरी दुकान पर बैठा है और मेरे काम में उसने मुझसे अधिक कुशलता से कर दिया है। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। मोहन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि धनराम को इस बात से संकोच हो रहा है या उसे आश्चर्य हो रहा है या धर्म संकट की स्थिति है उसके सामने। उसे वो प्रसन्न था, उसको संतुष्ट था कि उसने एक ऐसी जो काम धनराम नहीं कर पाता था, एक नई चीज़ का निर्माण कर दिया था। उसकी आंखों में उसने धनराम की और अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। यानी धनराम से वह प्रशंसा की उम्मीद कर रहा था कि उसने बड़ी ही कुशलता से उस छल्ले को बना दिया था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक यानी सृजन करने वाला, कुछ नया बनाने वाला, जिसमें ना स्पर्धा थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। अर्थात इस कहानी में हमें ये समझ में आता है कि जो एक तो जातिगत जो दीवारें हैं वो गल रही हैं, गिर रही हैं। जाति का जैसा पहले रूप था अब वैसा नहीं है। यानी जातिगत भेदभाव का पहले क्या स्थिति थी कि एक उच्च जाति के लोग जो थे वो निम्न जाति के यहाँ जाकर बैठना भी पसंद नहीं करते थे, उनको बैठने के लिए कहा भी नहीं जा सकता था। तो वो दीवारें गिर रही हैं। मोहन जो था वो ना केवल वहाँ बैठ के बातें कर रहा था बल्कि उनके काम में, धनराम के काम में भी उसने सहायता कर दी। तो पता चलता है कि ये जो जातिगत भेदभाव की दीवारें थीं वो अब उतनी मजबूत नहीं हैं, वो गल चुकी हैं। जिस तरह से लोहा जो है वो
आग में गल जाता है गर्म होकर, उसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। उसी तरह से जो मोहन है वो कुशाग्र बुद्धि बालक था, लेकिन जैसी परिस्थितियाँ उसके सामने रहीं उससे उसको जो जातिगत अभिमान था या जातिगत जो दीवारें थीं वो सब बेमानी लगने लगी थी। उसे लगने लगा था कि ये जो जाति का अहंकार है ये सब व्यर्थ है, और इसीलिए वहाँ बैठकर वो उस तरह से काम करने लगता है। इसीलिए लेखक ने इस चैप्टर का नाम गलता लोहा रखा है। धन्यवाद।